नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। न्यूज रूम लाइव में आज बात करेंगे फुलवारी शरीफ में आतंक की पाठशाला की। आतंक की उस पाठशाला का पर्दाफाश हुआ है जिसमें ना जाने कितने युवाओं को बरगलाने की कोशिश की जा रही थी। मार्शल आर्ट की आड़ में आतंकियों की ट्रेनिंग हो रही थी। जरा सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा ना होता तो फिर इस आतंक की फैक्ट्री का खुलासा होने में कितना वक्त लग जाता। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार और झारखंड के दौरे पर थे, लिहाजा सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर थी और 12 जुलाई से एक दिन पहले 11 जुलाई की शाम को पुलिस इस आतंक के नेटवर्क का खुलासा करती है। लेकिन सवाल यह कि फुलवारी शरीफ जैसे आतंक की कितनी पाठशालाएं देश में चल रही हैं। सवाल इसलिए अहम है क्योंकि इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती हैं। पीएफआई का नाम बार बार सामने आता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब पीएफआई का नाम बार बार सामने आ रहा है तो पीएफआई पर बैन क्यों नहीं लगता है। सरकार की वो कौन सी मजबूरियां हैं? क्योंकि आपको याद दिला दें, झारखंड की रघुवर दास सरकार ही थी जिसने पीएफआई पर बैन लगाया था। केंद्र सरकार क्यों बैन नहीं लगा सकती है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। सबसे पहले खबर से आपको अपडेट कर देते हैं ग्राफिक्स के जरिए, फुल स्क्रीन ग्राफिक्स के जरिए आपको हम पूरी खबर बता देते हैं। बिहार के पटना में आतंक की फैक्ट्री चल रही थी। इस आतंक की फैक्ट्री का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। दिल्ली आईपी से इनपुट मिले थे, जिसके बाद 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद इस आतंक की फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। मार्शल आर्ट की आड़ में आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही थी। इसके अलावा आतंकियों के पास से पीएफआई एसडीपीआई का गुप्त दस्तावेज मिशन 2047 मिला है। यह क्या है वो भी बताएंगे। तो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। झारखंड पुलिस का रिटायर्ड दारोगा मोहम्मद जलालुद्दीन गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा पीएफआई का सदस्य दूसरा आतंकी अतहर परवेज भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। आतंकियों से 8 पेज का इंडिया विजन 2047 नाम का दस्तावेज मिला है और इस दस्तावेज में जो बातें हैं उनका भी आपके सामने जिक्र करेंगे। 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का जिक्र इन दस्तावेजों में है। एक बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है। पीएफआई को विश्वास है कि भले ही कुल मुस्लिम आबादी का 10% इसके पीछे हो, लेकिन अंश हम आपको बढ़ा रहे हैं। उस जो दस्तावेज मिले हैं उसमें किन बातों का जिक्र है। पीएफआई को विश्वास है कि भले ही मुस्लिम आबादी 10% हो, लेकिन पीएफआई कायर बहुसंख्यक समुदाय को वश में करेगा और गौरव वापस लाएगा। किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है और मकसद क्या था, वो आप खुद ब खुद इन शब्दों के जरिए समझ सकते हैं कि आखिर 2047 तक किस तरह से जो युवा हैं उनको बरगलाकर इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रचने की कोशिश की जा रही थी। मार्शल आर्ट के नाम पर तलवार और चाकुओं का इस्तेमाल करना सिखाया जा रहा था। इसके अलावा ट्रेनिंग के लिए पिछले 2 महीने से दूसरे राज्यों से यहां पर लोग आ रहे थे। दूसरे राज्यों यानी कि पश्चिम बंगाल, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात निकलकर सामने आ रही है, झारखंड की बात सामने आ रही है और ऐसे कई राज्य हैं। केरल का भी नाम सामने आ रहा है। जब दूसरे राज्य के लोग यहां पर आते थे तो क्या करते थे, होटल में रुकते और टिकट बुक करते वक्त नाम बदल रहे थे। एक खास समुदाय के युवाओं को बरगलाने की कोशिश लगातार यहां पर की जा रही थी। तमिलनाडु, केरल, झारखंड और पश्चिम बंगाल से यहां पर लोग आ रहे थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का भी जिक्र पुलिस की जो एफआईआर है उसमें देखने को मिला है। कम उम्र के युवाओं को धार्मिक हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है। अब धार्मिक हिंसा, आपको याद होगा कि कन्हैया लाल के साथ में क्या हुआ था, अमरावती में क्या हुआ था। क्या उसी तरह से देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? तेलंगाना में भी करीब 2 महीने पहले ऐसा ही दस्तावेज मिला था। इसीलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आतंक की ये फैक्ट्रियां देश के किन किन राज्यों में चल रही हैं। पीएफआई का जिक्र बार बार होता है, वो क्या है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन जिस तरह से ये खुलासे हो रहे हैं, ये खुलासे अपने आप में बहुत बड़े हैं और इन खुलासों के बाद अब सुरक्षा एजेंसियों को चाक चौबंद तरीके से अलर्ट पर रहना होगा। पटना गांधी मैदान ब्लास्ट से भी कनेक्शन बताया जा रहा है। 2013 में
पटना गांधी मैदान में ब्लास्ट हुआ था। आपको याद दिला दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर रैली कर रहे थे, इस दौरान ब्लास्ट वहां पर हुआ था। और इस ब्लास्ट के बाद कई आरोपियों को छुड़ाने के लिए अतहर परवेज ने जमानत की कोशिश की थी। तो आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं। पीएफआई से जुड़ी जरूरी जानकारी भी आप तक पहुंचा देते हैं। 23 राज्यों तक इसका नेटवर्क पहुंचा हुआ है, 15 राज्यों में हेडक्वार्टर है। लेकिन बार बार नाम क्यों सामने आता है, यह भी बड़ा सवाल है। चरमपंथी इस्लामिक संगठन पीएफआई, कई दंगों में इसका नाम सामने आया है। साल 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। पीएफआई के हवाले से लगातार मुस्लिम और आदिवासियों के विकास की बात कही जाती है। मुस्लिमों और दलितों की आवाज उठाने का काम हम कर रहे हैं, इस तरह की बातें लगातार सामने आती हैं। लेकिन जब दंगे होते हैं तो फिर नाम क्यों सामने आता है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। इसके अलावा लगातार पीएफआई पर, चाहे यूपी में दंगों की बात हो या फिर दिल्ली दंगे का जब जिक्र आता है तो लगातार पीएफआई का नाम सामने आता है। जब सीएए और एनआरसी को लेकर के हंगामे होते हैं तब इसका नाम सामने आता है। तो लगातार पीएफआई का नाम सामने आता रहा है। सिमी से मिलती जुलती इसकी कार्यप्रणाली है। और सिमी, आपको बता दें कि 2006 में इस पर बैन लगा दिया गया था और उसके तुरंत बाद 2006 में ही पीएफआई की स्थापना हुई थी। कब कब नाम सामने आया है, 2017 में केरल में लव जिहाद के मामले सामने आए थे, तब पीएफआई का नाम सामने आया था। 2019 में यूपी में सीएए प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा से भी पीएफआई का कनेक्शन माना गया था। इसके अलावा साल 2010 के दिल्ली दंगों के जख्म भला कौन भूल सकता है। माफ कीजिएगा, 2020 में जो दिल्ली के दंगे हुए थे, आपको याद होगा किस तरह से हिंसा हुई थी। साल 2022 यानी कि इसी साल एमपी के खरगोन में पत्थरबाजी हुई थी, उसमें भी पीएफआई का कनेक्शन सामने आ रहा था। साथ ही साथ झारखंड के लोहरदगा में दंगे हुए थे, उसमें भी पीएफआई का नाम सामने आ रहा था। तो अब जिस तरह से ये नाम सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रहे हैं। पिछले 2 साल में देश भर में पीएफआई के खिलाफ सैकड़ों शिकायतें भी दर्ज की गई हैं। जब सैकड़ों शिकायतें दर्ज हो रही हैं तो फिर बैन क्यों नहीं लग रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फुलवारी शरीफ में जो कुछ भी हुआ है वो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह कि अब आगे और क्या कुछ कार्रवाइयां देखने को मिलेंगी, क्योंकि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनआईए हरकत में आ गई है। आज भी फुलवारी शरीफ में एनआईए की कार्रवाई देखने को मिली है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शोएब खान हमारे साथ में यहां पर मौजूद हैं। शोएब जी, एनआईए एक्शन मोड में आ गई है और अब आज को लेकर के क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं, क्योंकि कई गिरफ्तारियों की खबर भी लगातार सामने आ रही है। सुहन, ये जो घटना हुई है फुलवारी शरीफ में, जिन पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा है, ये इनके बारे में क्लियर हैगा, ये लोग पीएफआई के हैं। एक उसमें जो है जलालुद्दीन जो है का नाम व्यक्ति है, वो पुलिस से रिटायर्ड है। दूसरा जो हैगा अतहर परवेज, ये अतहर परवेज और जलालुद्दीन मिलकर ही जो है वहाँ पर एक मकान लेकर अपना ट्रेनिंग सेंटर चलाया करते थे इसमें। और ये अतहर जो हैगा ये पटना के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा हुई थी, उसमें जो ब्लास्ट हुआ था, मंजर नाम का व्यक्ति पकड़ा गया, तो उसका ये सगा भाई है। तो जब पुलिस ने 2 दिन पहले इन लोगों को अरेस्ट किया और जैसी ये चीज़ एनआईए के सामने आई, एनआईए ने फौरन ही पहुंचकर पूरा केस अपना जांच जो शुरू कर दी। उसमें आज एक अरेस्टिंग और की है, ये 3 अरेस्टिंग हो गई है, जिसमें 6 जो इनके स्लीपिंग मॉड्यूल जो है वो नाम एनआईए के पास में आ चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी को लेकर प्रयास कर रहे हैं और पटना में अभी फिलहाल वहाँ पर जो जानकारी मिली है उसमें छापेमारी चल रही है। एक चीज़ पीएफआई के बारे में आपको और बता दें कि पीएफआई का गठन जो है वो केरल के कालीकट से हुआ था और एनडीएफ के उत्तराधिकारी के रूप में किया गया था 2006 में। फिर इसने जो हैगा 2010 में केरल की हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी कि ये सिमी का ही नया रूप है, इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। 2012 में वहाँ का जो पुलिस कमिश्नर है उसने भी जो है बैन लगाने की बात थी, लेकिन केरल में वामपंथी सरकार है, उन्होंने प्रतिबंध लगाने से मना कर दिया। क्या इन संगठन से हम राजनीतिक रूप से लड़ाई लड़ेंगे।
2010 में इसकी एक्टिविटीज़ जो है केरल में सबसे ज़्यादा खुलकर सामने आई कि ये जो है लोगों के ब्रेन वॉश करते हैं और हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को, नए युवा लोगों को भड़काने का काम करते हैं। ये केस याद होगा आपको 2010 में, जब इसका नाम खुल के आया था। टी जोसेफ प्रोफेसर हुआ करते थे, ईश नंदा का केस लगाकर उनकी हथेली काट ली गई थी। वहाँ से ही फिर ये जब सीए और एनआरसी का मामला आया तो दिल्ली में भी इसने हुआ। फिर उसके बाद में जहांगीरपुरी का जो दंगा हुआ उसमें भी इनका नाम आया। अभी फिलहाल जो लेटेस्ट, इससे पहले गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इसको प्रतिबंध लगाने की मांग कर चुके हैं। फिर ये जो उत्तर प्रदेश में भी कई जगह पर नाम आया। जो ये बुलडोजर अभियान चला, इसमें कानपुर से भी तार इसके जोड़े, प्रयागराज से भी जोड़े गए, लेकिन अभी तक इसके ऊपर जो है प्रतिबंध मांग की जा रही है। यहाँ के यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव मौर्य, उन्होंने भी मांग की है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने इसको प्रतिबंध लगाया नहीं। वजहें क्या हैं? जब नाम लगातार सामने आ रहा है तो कुछ वजहें तो होंगी ना कि आप बैन नहीं लगा रहे हैं। ऐसे कैसे खुला छोड़ सकते हैं जब इतनी जगह नाम आ रहा है? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें केंद्र सरकार को इतने केस हो चुके हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि प्राइम मिनिस्टर जिस पटना गांधी मैदान में अपना भाषण दे रहे थे और उसी रैली में ही ब्लास्ट हुआ, उसका आरोपी भी जब उसका भाई है पीएफआई से जुड़ा हुआ, तो इसके भी इंटरनली तार कहीं ना कहीं जुड़े होंगे। तो केंद्र सरकार को तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए और लगा देना चाहिए। अगर बैन के संबंध में बात करें तो लगातार कानूनों में बदलाव भी होता रहा है। पहले जो कानून था वो फिर बाद में यूएपीए के अंतर्गत लाया गया था। केंद्र सरकार अगर कोई भी ऐसा संगठन है जो देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है या फिर देश के खिलाफ सांप्रदायिक भावना भड़काने की कोशिश कर रहा है तो केंद्र सरकार उन पर बैन जरूर लगा सकती है। हालांकि जो कमेटी होती है उसमें यह संगठन अपनी बात रख सकता है, अपनी बात इस तरह से रख सकता है कि हम पर बैन नहीं लगना चाहिए। उसको लेकर के जो भी बातें संगठन को कहनी है वो अपनी बातें रखने के लिए स्वतंत्र जरूर है, लेकिन फिलहाल कार्रवाई होती हुई नहीं नजर आ रही है पीएफआई के ऊपर। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर कार्रवाई नहीं होगी, ऐसे ही लगातार सामने आता नाम रहेगा, लगातार राज्यों के द्वारा मांग भी होती रहेगी, क्या केंद्र पर दबाव बनाने की कोशिश भी कुछ राज्यों के द्वारा की जाएगी? खासतौर पर बात यूपी जैसे राज्यों की करें, क्योंकि जब सीएए एनआरसी को लेकर के पीएफआई का नाम सामने आता है तो फिर कहीं ना कहीं सवाल बहुत सारे जहन में जरूर उठते हैं। लेकिन फुलवारी शरीफ में जो कुछ हुआ, आतंक की जो पाठशाला चल रही थी, आखिर वो पाठशालाएं देश के और किन किन हिस्सों में चल रही हैं? ऐसी घटनाएं और कहां से सामने आएंगी? क्योंकि खबरों में यह भी सामने आ रहा है कि 2 महीने पहले जो दस्तावेज अब फुलवारी शरीफ से मिले हैं, ऐसे ही दस्तावेज तेलंगाना में भी पुलिस ने बरामद किए थे। तो जो ये भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रची जा रही है, इसके पीछे आखिर कौन है? बड़े चेहरे कौन हैं इसके पीछे? इनका खुलासा होना भी बेहद जरूरी है। हमारे सहयोगी जुबैर चौधरी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। जुबैर, जब भी हिंदू मुस्लिम की बात आती है तो पहले क्या देखने को मिलता था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, ये भारत की संस्कृति में विविधता भी हमेशा से रही है। लेकिन जब बात की जाती है इस्लामिक राष्ट्र बनाने की, जब इस तरह के दस्तावेज मिलते हैं, जब आतंक की फैक्ट्रियां इस तरह से पलती फूलती हमें नजर आती हैं, तो फिर कई सवाल हमारे जहन में उठते हैं कि आखिर देश के अंदर ये लोग कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो एक दीमक की तरह काम कर रहे हैं, देश को अंदर से खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कहते हैं ना कि बॉर्डर पर जो दुश्मन है वो उतना खतरनाक नहीं है जितना अंदर जो दुश्मन है जिससे लड़ना है वो खतरनाक है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर जरूर हैं, लेकिन जिस तरह से ये खुलासे हो रहे हैं, एक के बाद एक बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, अपने आप में कई सवाल उठा रही हैं। जाहिर तौर पर अपने आप में सारी बातें कई सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस सवाल से ये भी पता लगता है कि इस तरीके के लोगों की क्या मानसिकता है। जाहिर सी बात है, आप जब बात करते हैं 2047 की कि इस्लामिक पूरे भारत को इस्लामिक कंट्री में तब्दील कर देना, तो इस तौर पे इन दोनों की, जो भी ये पकड़े गए हैं आरोपी, इन दोनों की मानसिकता को झलकाता है। और साफ तौर पर जैसे कि आप बात करें, एक आरोपी जो पकड़ा गया अतर, उनका 2013 में जो मोदी जी की रैली थी बोध गया में, उसमें जो हमला हुआ था उसमें उसका एक सगा भाई अरेस्ट है। तो कहीं ना कहीं ये तार भी देखे जा सकते हैं कि क्या अपने भाई का बदला लेने के लिए तो उसने ये साजिश नहीं रची, क्या आपने ऐसे संगठन में आया, क्योंकि उसका भाई लगातार सेमी ग्रुप जैसे था, सेमी फाउंडेशन थी, उसको बैन कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया सिमी में। तो उसके बाद भी उसका भाई उसका सक्रिय सदस्य रहा था जिसने 2013 की घटना को अंजाम दिया था। लेकिन उसके बाद अब इनका भाई निकल के आते हैं और ऐसे बिहार से
फुलवा शरीफ से ये घटना सामने आती है कि और वहाँ जाहिर सी तौर पर पीएफआई के झंडे भी मिले हैं और पीएफआई के पैम्पलेट्स मिले हैं, बुक्स मिली हैं, उनमें सारी बातें हैं। तो इस तौर पे साफ तरीके से पता लग जाता है कि इनके सारे तार एक इन संगठनों से जुड़े हुए हैं, या तो सिमी संगठनों से जुड़े हुए हैं या पीएफआई संगठनों से जुड़े हुए मंजर का आपने जिक्र किया जो 2013 में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें नाम था, लेकिन जब परवेज अतहर की बात आती है, अतहर परवेज की बात आती है, तो फिर कुछ सवाल मन में उठते हैं, क्योंकि जो 2013 में बम ब्लास्ट हुआ था उसके जो आरोपी थे उनकी जमानत को लेकर के ये लगातार कोशिश कर रहा था। तो ऐसे में तो ये उम्मीद की जाती है कि अतहर परवेज पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर होगी। ये कैसे इतनी आसानी से एक फ्लैट को किराए पर लेकर के अपना 2 महीने से चला रहा था? वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था इसलिए ये वहां पर था, इसलिए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा नहीं होता फिर तो इसका खुलासा ही नहीं होता। जाहिर तौर पे ये खुलासा भी तभी सामने आया जैसे 2013 में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे में ही बम ब्लास्ट हुआ था, और इस बार भी प्रधानमंत्री के दौरे के 2 दिन बाद ऐसी खबर सामने आई और जांच एजेंसियां सक्रिय। मैं चाहूंगा हमारे इनपुट हेड शोएब खान बड़ी जानकारी देना चाहते हैं, वो हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। शोएब जी, क्या जानकारी? देखिए, अभी एक सवाल आप कर रहे थे कि ये वो जो आरोपी है वो वहाँ पर मकान लेकर कर रहा था, तो ये खर्चे कहाँ से आते हैं? तो ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें जो पीएफआई के जो जितने के जिस स्टेट में जहाँ जहाँ संगठन है वहाँ एक एनजीओ चलाते हैं। अभी आपको याद होगा जब सीए का एनआरसी का मामला हुआ था, इसका मेन मुख्यालय जो कालीकट में था, कालीकट में बहुत गहरी जड़ें थी, लेकिन सीएनआरसी का जब आंदोलन शुरू हुआ तो इसका मुख्यालय जो है उन्होंने शिफ्ट कर दिया है और दिल्ली के शाहीन बाग में मुख्यालय बना दिया है। और उसी वक्त जब उसमें कई करोड़ों रुपए जब फंड में आए थे तब ईडी ने उस पर जब जांच करी है, छापेमारी में छापेमारी वो तो कई करोड़ों रुपए है। तो सीधा सीधा है कि जो एनजीओ के माध्यम से ये चला रहे हैं उसके माध्यम से इनकी फंडिंग की जा रही, और सारी की सारी फंडिंग जो हैगी वो इस्लामिक कंट्रीज से सीधी सीधी इनको की जा रही है। ठीक है, ये तो ठीक है कि फंडिंग कहाँ से हो रही है, क्योंकि इसके पीछे केवल ये 2 लोग नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें हैं, देश विरोधी ताकतें इसके पीछे लगी हुई हैं। पैसे की अब मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि पैसे की कोई कमी नहीं है, ठीक है, एक इलाका है जहां पर ये मकान किराए पर लेते हैं, वहां पर पुलिस चौकी होगी, थाना होगा, पुलिस व्यवस्था होगी, क्यों पुलिस कर्मियों को या फिर सुरक्षा जो एजेंसियां हैं उनको इस बात की भनक ही नहीं लगती? ये 2 महीने से अपना चला रहा होता है। देखिए, शाहीन बाग में इसका मुख्यालय बनाया गया, क्या पुलिस को, दिल्ली पुलिस को जानकारी नहीं है कि इनका हेड मुख्यालय यहाँ पर बना हुआ है? लेकिन जब तक उनके पास में पुख्ता सबूत ना आ जाए तब तक वो जो है वो इसको नहीं रोक सकते, क्योंकि अभी प्रतिबंध भी नहीं लगा है, इस पर मांग चल रही है तो पुलिस हाथ नहीं रहा। पुलिस को जब इनपुट मिलता है, जैसे फुलवारी शरीफ में हुआ, जब इनपुट मिला कि ऐसा ऐसा काम कर रहा है तो फौरन उस पर अरेस्टिंग में रेड पड़ी और उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, हमारे सहयोगी विश्वनाथ भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। विश्वनाथ, जिस तरह से ये पूरा मामले का खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है, पीएफआई का जिक्र लगातार सुनने को मिल रहा है, सिमी का जिक्र लगातार सुनने को मिल रहा है, साजिश की बात निकलकर सामने आ रही है, किस तरह से धार्मिक नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वहां पर एक ही मजहब के लोग को बुलाया जाता था, वहां पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी, जो होटल में भी नाम बदल करके जब बुकिंग करवाते थे तो नाम बदल करके रहते थे। तो जो ये नफरत की आग घुलने की कोशिश की जा रही है उसके नतीजे हमने पहले भी देखे हैं, चाहे बात कन्हैया लाल की किस तरह से हत्या की गई, अमरावती में क्या हुआ वो भी देखा है। तो कहीं ना कहीं इन ताकतों के खिलाफ देश में अब एक्शन लेने की सख्त जरूरत है, और जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को भी सतर्क होना चाहिए, क्योंकि अगर आसपास में लोग जितने सतर्क रहेंगे तो फिर इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं कम होंगी। जी बिल्कुल, प्रशासन को इस पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और अभी हाल फिलहाल में जैसे कानपुर हिंसा हुआ था, फिर प्रयागराज हिंसा देखने को मिला था, तो यूपी सरकार ने मतलब उस पे सख्त एक्शन लिया था, सख्त से सख्त कार्रवाई की थी उपद्रवियों के खिलाफ। इधर अभी कन्हैया लाल का जो हत्या हुआ है तो उस पे भी मतलब सरकार ने जल्द फास्ट एक्शन लिया है, जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो इस पे कहीं ना कहीं प्रशासन को जरूर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के संगठन को जो लोग संचालित करते हैं, इनकी फंडिंग कौन करता है, या इसके लिए सरकार को एक अलग से, मेरे ख्याल से एक अलग से टीम गठित करनी चाहिए और इनका जमीनी तौर पे सफाया करना है। ये पूरे मामले की जांच जरूर अब कर रही है, और अब ऐसे में और कौन कौन से खुलासे होंगे ये देखने वाली बात जरूर होगी। सपना वर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है। सपना, धार्मिक
हिंसा की बात लगातार की जा रही है, नफरत किस तरह से घोलने की कोशिश की जा रही है। अब खुद ब खुद सोचिए, हमारे यहाँ पर स्कूल होते हैं, स्कूलों में बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नाम रोशन हो सके। अब अगर ऐसे स्कूल आतंकी चलाने की कोशिश करेंगे जहां पर बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी, बाहर कहने को मार्शल आर्ट होगा लेकिन अंदर चाकू कैसे मारना है वो सिखाया जाएगा, किसी एक धर्म के खिलाफ जहर घोलने की कोशिश की जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये वो दीमक हैं जो देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं। अब ऐसे में जो ये धार्मिक नफरत फैलाने वाले लोग हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उसी धर्म के जो वरिष्ठ लोग हैं उन्हें आगे आना चाहिए, उन्हें इस पर बोलना चाहिए? सोहन, आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। उस हिसाब से जैसे मान लीजिए इस धर्म के धर्म गुरु हैं जो एक तरफ तो बोलते हैं हर चीज़ पर, हर मुद्दे पर बेबाकी से बोलते हैं, टीवी डिबेट्स में आते हैं, तो उनको इस मुद्दे पर भी रखना चाहिए अपनी बात, और इस मुद्दे पर उन्हें गहनता से विचार करना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना ना हो। जिस तरीके से नाक के नीचे से मतलब पूरा फ्लैट लगाकर और फ्लैट में किराए पर लेकर और वो मतलब चला रहे थे, इतनी बड़ी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही थी, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के नाम पर जो है पूरा आतंकी गिरोह तैयार करने की पूरी तैयारी हो रही थी, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है कि जलालुद्दीन जो गिरफ्तार हुआ है, सबसे ज्यादा सोचने की बात यह है सोहन की वो रिटायर्ड ऑफिसर है। तो अब जिन लोगों के जिम्मे एक समय था जब उनके जिम्मे सुरक्षा उनके जिम्मे थी, और अब वो सडनली जब ऐसे काम करते हैं तो एक शर्मनाक है ये चीज, और इस पर आगे कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इसको लेकर, और ये भी देखना चाहिए कि कौन है इसके ऊपर, क्योंकि कहते हैं कि बड़ी मछलियों तक पहुंचने से पहले छोटी मछलियां जो इनको शय दे रही है उन तक पहुंचना बेहद जरूरी है। कौन है इनका आका और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। हो सकता है कि इसमें कोई बड़े नाम भी इन्वॉल्व हो, कोई पॉलिटिशियन इसमें इन्वॉल्व हो, कोई बड़ा चेहरा इन्वॉल्व हो जो कि सामने नहीं आ रहा, जो बेनकाब नहीं हो रहा, वरना कैसे किसी की इतनी हिम्मत बन जाती है जो कि लंबे समय से वहां रह रहा है और पुलिस की नाक के नीचे से लोगों को इतना शक नहीं हुआ, कैसे, मतलब ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल बहुत बड़ा है। और एक अहम बात सपना वर्मा ने कही है, बात उन्होंने ये कही है कि कैसे एक रिटायर्ड पुलिस का दारोगा इस पूरे घटनाक्रम के पीछे नजर आता है। मोहम्मद जलालुद्दीन जो झारखंड पुलिस में दारोगा था, अब सवाल यहां पर यह उठता है कि जब वो झारखंड पुलिस को अपनी सेवाएं दे रहा था, क्या तभी से इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त था? सवाल इसलिए अहम हो जाता है जब आप एक रिटायर्ड पुलिस का दारोगा इस तरह से झांसे में फंसाया जा सकता है, उससे बरगलाया जा सकता है, तो फिर जो नौजवान हैं उनकी क्या स्थिति होगी, उन्हें बरगलाना कितना आसान होगा। हमारी सहयोगी अंजू भी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है। अंजू, जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है, अपने आप में कई सवाल पूछ रहा है, कई सवाल खड़े कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली भी वहां पर होनी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है बिहार के दौरे पर थे, लेकिन एक दिन पहले ही ये खुलासा हो जाता है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा था वो भी टारगेट पर था। जी बिल्कुल, देखा यही जा रहा है कि पीएम मोदी का जो दौरा था वो भी टारगेट इन लोग के जरिए किया जा रहा है। मैं आपसे भी एक सवाल पूछना, आपको क्या लगता है कि आतंकवाद, मतलब देखा जाए तो हर एक बॉलीवुड मूवी में, हॉलीवुड मूवी में ये दिखाते हैं कि आतंकवाद हुआ, ऐसे किया गया, इसको ऐसे डिफ्यूज किया गया। क्या आपको नहीं लगता कि जैसे आतंकवाद देख लीजिए, एक राजनीतिक तौर पे हो गया, सांस्कृतिक तौर पे हो गया, हर एक तरह के अलग अलग आतंकवाद होते हैं, तो आपको नहीं लगता कि आतंकवाद को खत्म करने की भी कोशिश करनी चाहिए, एक ऐसा कैंपेन चलाना चाहिए? मतलब इन लोग को ऐसा क्यों लगता है कि हाँ इनके साथ कमी हो रही है, इनके साथ भेदभाव हो रहा है, इस टाइप की मानसिकता इनके अंदर पनपती है? तो आपको नहीं लगता कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जो बेहद अहम सवाल आपने पूछा, लेकिन जो सवाल आपने पूछा है उस सवाल को सबसे पहले तो फ्रेम करना बेहद जरूरी है। आतंकवाद का जिक्र अंजू ने किया। आतंकवाद केवल भारत की ही समस्या नहीं है, आतंकवाद पूरी दुनिया में एक, कह सकते हैं, आपने मकड़जाल शब्द सुना होगा, मकड़े की जाल की तरह यह फैल रहा है। और मकड़े का जाल जो होता है ना, उसमें जब मकड़ी चलती है तो बाद में इसी में उलझ कर रह जाती है। अगर आपको उदाहरण समझना है तो आप बाकायदा अफगानिस्तान का उदाहरण समझ सकते हैं। तालिबान वहां पर किस तरह से हावी था, उसके बाद किस तरह से तालिबान खत्म किया, लेकिन अब दोबारा तालिबान की जो जड़ें हैं वो अफगानिस्तान में फलती फूलती जा रही हैं। आतंकवाद को सबसे पहले किसी भी धर्म से जोड़ करके नहीं देखा जा सकता है। इसके अलावा आतंकवाद का जब जिक्र होता है तो आतंकवादी कौन होता है, सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए। आतंकवादी वो जो किसी धर्म के
प्रति नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा हो। एक आतंकवादी की सोच क्या होती है, वो कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, दहशत कैसे पैदा कर सकता है, और वो ये क्यों चाहता है, क्योंकि इस तरह की ट्रेनिंग उसे दी जाती है। चाहे जब वो स्कूल उसे जाना होता है बच्चे को, तो उस टाइम पर जब वो इस तरह की मार्शल आर्ट के नाम पर जब इस तरह की पाठशालाएं चलेंगी तो फिर मैं आपको जैसे देखिए इस तरह की ट्रेनिंग जब जैसे दी जाती है तो इन लोग आतंकवाद को फैलाने के लिए जैसे एक कैंपेन चला रहे हैं। अभी पटना का ही देख लीजिए, वो वहां पे रूम लेके रेंट पे इस तरह के लोगों को एक से एक तार जोड़ रहे हैं। तो क्या इसको खत्म करने के लिए सरकार की तरफ से या फिर किसी की भी तरफ से एक टाइप की पहल नहीं होनी चाहिए कि हाँ आतंकवाद की शुरुआत ही ना हो? जैसे वो ब्रेन वॉश कर रहे हैं, तो क्या हमारे अंदर हमारे देश के प्रति ऐसी कोई राष्ट्रभक्ति मतलब राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए कि आतंकवाद अगर वो एक कैंपेन चला रहे तो वो चीज हमारा माइंड वॉश हो ही ना, ऐसा भी होना चाहिए। ठीक, अब इस सवाल का जवाब मैं आपको दे दूं। दरअसल क्या होता है कि वो किस चीज की ट्रेनिंग वहां पर दे रहे थे, उनका मिशन क्या था, सबसे पहले हमें यहां पर यह समझना होगा। वो चाहते थे कि 2047 तक भारत एक इस्लामिक राष्ट्र बन जाए। जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था वो शब्द मैंने थोड़ी देर पहले पढ़कर सुनाए थे कि पीएफआई को लेकर के किस तरह की बातें कही गई थी कि पीएफआई क्या सोचता है, 2047 तक कैसे बनाना है, इसको लेकर के उन्हें चाकू मारने से लेकर के तमाम तरह की ट्रेनिंग दी जा रही थी। अब आपने जिक्र किया कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी सरकारें क्या कर सकती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। आप देख रहे होंगे सबसे ज्यादा आतंकवाद प्रभावित जो क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर की आप बात कर लीजिए, बॉर्डर इलाका है, वहां पर ऑपरेशन ऑल आउट लगातार सेना के द्वारा चलाया जा रहा है। आतंकियों को चुन चुन कर पकड़ कर मारा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बेहद अहम जो बात है ना, वो ये है कि एक जो आतंकवादी बॉर्डर पर है वो हमें दिख रहा है सामने, उसको हम अगर सामने से उसने गुस्ताखी करेगा तो उसको हम मार सकते हैं। बिल्कुल, बेहद स्लीपर सेल आपने जिक्र किया। स्लीपर सेल, सबसे पहले इस शब्द को हमें समझना चाहिए। स्लीपर सेल, ये लोग वो होते हैं जब इन्हें ऊपर से कोई ऑर्डर मिलता है उसके बाद ये लोग एक्टिव होते हैं। ऐसे में आपके मेरे आसपास एक कोई इंसान रह रहा होगा, हम लोगों को खुद पता नहीं होगा कि ये आतंकवादी है, तो ऐसे नेटवर्क का खुलासा करने के लिए ही एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का गठन किया गया था। और एनआईए जो आतंक का ये नेटवर्क है उसका खुलासा करने के लिए लगातार काम करती हुई भी नजर आ रही है। लगातार जो नेटवर्क को लेकर के आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण भारत से लेकर के तमाम जगहों पर एनआईए के छापे भी पड़े थे, लगातार कार्रवाई की गई थी, आतंक के नेटवर्क का पर्दाफाश करने की कोशिश की गई थी। तो इस तरह की कार्रवाइयां भी लगातार एनआईए के द्वारा की जाती रही हैं ताकि जो आतंक का नेटवर्क है उसका खुलासा हो सके। लेकिन दिक्कत कहां पर आती है? दिक्कत आती है कि इनका आसानी से पता लगाना इतना आसान इनका नहीं होता है। अब आप बात मंजर की करें, जो 2013 में जब बम धमाके हुए थे, उसके बाद मंजर तो पकड़ा गया, उसका भाई सिमी से जुड़ा, उसने क्या किया, जो आरोपी थे 2013 के बम ब्लास्ट के, उनकी जमानत के लिए कार्रवाई कर रहा था। दिक्कत यहां पर आती है कि जब एक उनकी जमानत के लिए लगातार अर्जी दे रहा है, लगातार ये कोशिश कर रहा है कि जो पकड़े गए हैं उन्हें छुड़वा लिया जाए किसी तरह से, तो ऐसे में सवाल उठता है कि वो जब 2 महीने से इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा होता है, एक फ्लैट में किराए पर लेकर के जो है इस तरह का संगठन चला रहा होता है, तो फिर सवाल उठते हैं कि आखिर जब जो पहले से ही रडार पर होना चाहिए था सुरक्षा एजेंसियों के, कहीं ना कहीं लतीफी वाला काम हुआ है, कहीं ना कहीं लतीफी वाला काम हुआ है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी भी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं और पूरा समअप करने की कोशिश मैं दिवाकर विक्रम सिंह जी के साथ में करूंगा। दरअसल दिवाकर जी, ये घटना अपने आप में कई सवाल तो खड़े कर रही है। ऐसे फुलवारी शरीफ में तो पता चल गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था, इसलिए पता चल गया, एजेंसियां अलर्ट पर आई तो पता चल गया कि यहाँ पर ये ट्रेनिंग का सेंटर बनाया गया है, यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। धार्मिक हिंसा, एक ही सवाल में बहुत सारे सवाल समूह कर रहा हूँ। धार्मिक हिंसा का जिक्र भी लगातार सामने आ रहा है। धार्मिक हिंसा के आड़ में किस तरह से माइंड ब्रेन वॉश किया जाता है वो हमने देखा। कन्हैया लाल के साथ में क्या हुआ, अमरावती में जो कुछ भी हुआ। इस मानसिकता को बढ़ावा देने वाले लोग, वो आखिर उन्हें ताकत कहां से मिलती है? पैसा तो मिल गया, लेकिन क्या अपनी समझ नहीं होती? सोहन, सबसे पहले तो आपकी और एवी स्टार न्यूज की टीम का जो एडिटोरियल माइंडसेट है, बहुत खुशी हुई कि आज जिस हाइट पर आप लोग डिस्कशन कर रहे थे, और खास करके अंजू के साथ, और शोएब खान तो खैर वरिष्ठ पत्रकार हैं,
और वो 2-3 मुद्दे जो उठाए गए हैं, जो अंजू ने उठाए हैं, जो शोएब ने उठाए हैं, वास्तव में यही पीएफआई और किसी भी कट्टरता जिसमें आप धर्म की बात कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जब अंजू ने पूछा कि एक तरफ तो वो लोग जो किसी को माइंडसेट से आतंकी बना रहे हैं, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि वो आतंकी बन ही ना पाए। अंजू के इस सवाल का जवाब आपने बहुत अच्छी तरीके से दिया, लेकिन और खुले तौर पर इसका जवाब दिया जा सकता है और शायद मैं इसमें जोड़ पा रहा हूँ। आज मैं सोच रहा हूँ कि आपने बहुत ही परफेक्ट डिबेट लिया है, इसी एक इंटरनल डिबेट। मेरा ऐसा मानना है कि इसमें सबसे बड़ी बात है धर्म, और धर्म के प्रति जो आस्था जगाते हैं वो है मौलाना। जब एक तकरीर होती है, जिस तकरीर में जब आपको ये पिला दिया जाएगा, एक बच्चा है 13 साल का, 14 साल का या 20 साल का, 21 साल का बच्चा, जब उसको बार बार आप ये बताएंगे कि आपको धर्म के इतर सोचना ही नहीं, अगर आपने सोचा तो आपकी मानवता बेकार है, सब कुछ हराम हो जाएगा। जब ये कंसेप्ट उसके दिमाग में बैठ जाएगा तो ये जो शिक्षा है, अब फिर यहीं पर रुकना है हमें। इस्लाम ऐसी शिक्षा नहीं देता, लेकिन इस्लाम को बताने वाला, उनके सामने उसको डिफाइन करने वाला और डेली उसको घोल करके पिलाने वाला जो ये बता रहा है, तो अंजू के उस सवाल का ये जवाब है कि फिर आप जो कैंपेन चलाएंगे वो तो हंसेंगे, अरे ये कहने दो, ये तो ऐसे बोलते रहेंगे। तो उसमें जो राजनीति हो रही है, जैसा कि शोएब खान ने बताया, और उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो शायद अभी तक नहीं दी गई, कि ये जो वामपंथी सरकार केरल में चलती रही, इसने ही, जबकि वहां पर जस्टिस का टिप्पणी आ गई थी, वहां पर सारी टिप्पणियां आ गई, पूरे प्रमाण मिल चुके हैं कि ये संगठन आतंकी संगठन है। और मैं आपको बता दूं, पीएफआई का एक उद्देश्य ये बताया जाता है कि जिस तरह से संघ जो है भारत में राष्ट्रवाद फैलाता है, उसने हम भी एक राष्ट्रवादी संस्था है, लेकिन उसकी आड़ में जो हो रहा है वो नहीं, जिसमें उनकी बात को मैं और आगे बढ़ाता हूं कि ये सारा टेरर फंडिंग जो होता है, जो दूसरे देशों के माध्यम से होता है, जिसमें ऐसा नहीं कि कोई मुस्लिम ही हो, मैं बहुत खुल के बोलता हूं, उसमें हर वो ब्लैक मनी को इधर से उधर करने वाले वो उसको करते हैं, और उसका एक रास्ता, पूरा एक रूट तैयार होता है, वो भी पीएफआई एक बड़ा अड्डा है, और इसी पर एनआईए की नजरें हैं। और तब ये सवाल उठता है, तो इन सवालों के मद्देनजर कहीं पर घर खरीद लेना, कहीं एक बिल्डिंग को किराए पर ले लेना, वहां पर, और सारा कुछ जड़ जो है वो केरल है, और केरल की वामपंथी सरकार ने, या ये सूडो इंटेलेक्चुअल, और एक आप शब्द बार बार यूज करते हैं जो ये होते हैं सबसे ज्यादा अर्बन नक्सलाइट और पीएफआई और वामपंथियों का जो एक सामूहिक गठजोड़ है, सोहन, ये पूरे देश के लिए बहुत ही खतरनाक है, जिसमें ये सूडो इंटेलेक्चुअल अभी तक ये खेल करते रहे, और अब जबकि पीएफआई पर सवाल उठाया जाता है तो ये बोलता है कि कट्टरवादी हिंदूपंथी शक्तियां या ऐसा कुछ कर रही हैं। ये धर्म से जोड़ा जाता है, बेसिकली धर्म का दुरुपयोग करके जिस तरीके से एक आतंकी संगठन को और उसके बौद्धिक विंग को, पीएफआई का एक बौद्धिक विंग है, वो भी काम करता, और ये इसलिए ज्यादा इसमें खतरनाक लोग हैं क्योंकि सिमी से सारे लोग आ गए हैं। शोएब जी शायद इस बात से सहमत हो कि सिमी के जो पढ़े लिखे लोग हैं, मुस्लिम युवाओं के जो बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, वो सिमी से जुड़ते थे। जब सिमी पे बैन लगाया गया तो सब पीएफआई से जुड़ गए। इसलिए जो ये अतहर परवेज था, ये जो संगठन चला रहा था, एसडीपीआई इसका नाम था, एसडीपीआई और पीएफआई का जिक्र इसमें सामने आ रहा है फुलवारी शरीफ वाली पूरी घटना में। जो ये एसडीपीआई है, उसमें जो सिमी से छूटे हुए लोग थे, जो पहले सिमी में थे, उनको एकजुट करने की कोशिश लगातार ये कर रहा था। एक सवाल मेरा आपसे अहम है, आपने मौलानाओं का जिक्र किया, एक बच्चा है, उसके माता पिता होते हैं, तो उसके माता पिता को क्या नजर नहीं आता है कि उनका बेटा किस रास्ते पर जा रहा है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब बात आती है कि हम क्या कर सकते हैं इस दिशा में, तो केवल ये देश ना सिर्फ हिंदुओं का है, ना सिर्फ मुस्लिमों का है, ये देश, हमारा देश इसीलिए प्रसिद्ध है। दुनिया में तारीफ हिंदुस्तान की विविधता की होती है, विविधता में एकता की होती है। लेकिन जब एक बच्चा, जो अगर उसे ये पाठ पढ़ाया जा रहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जन्नत नसीब होगी, इस तरह की बातें जो लगातार सुनने को मिलती हैं, 72 हूरों का जिक्र लगातार सुनने को मिलता है, तो उस बच्चे के पेरेंट्स होंगे, उन्हें क्या नजर नहीं आता है? क्योंकि हम उस दौर से बहुत आगे निकल चुके हैं, आधुनिक समाज की बात होती है, तो ऐसे में उस दकियानूसी सोच के साथ अगर कहें तो कैसे रह सकते हैं? बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं 2-4 उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन मैं ये सार्वजनिक तौर पर मैं आपको दे नहीं सकता सोहन, और शायद उस माँ बाप की मजबूरी भी समझिए जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े पदों पर हैं, और उनके बच्चे भटके हुए हैं। मैं उदाहरण आपको नहीं दे सकता, लेकिन अगर उदाहरण दूंगा तो आप दंग रह जाएंगे। और उन्होंने बताया, एक्सेप्ट किया कि यहाँ पे हम लोग बेबस हो जाते हैं,
ये भटकाव जो है, और ये जो भटकाव है वो 12-13 साल की उम्र से शुरू होता है और 22-23 साल तक, और तब तक मैं ये सब बातें, और वो है भी और उसमें सच्चाई है, इन चीजों से वो कन्विंस क्यों रहते हैं? कोई आदमी अपने शरीर पर हमेशा बम बांध करके और उड़ाने को क्यों तैयार होता है? आप उसकी मानसिकता, और बहुत अहम सवाल, अंजू के सवाल ने आज बहुत कुछ सवाल उठाया है इस देश के लिए, और वो ये है कि जो हमारी सोच है कि हम इनको काउंटर करें, हम उस तरह होने ही न दें, हमारे पास वो ताकत नहीं है, क्योंकि उससे वो असहमत है। वो सहमत इस बात से है कि हमारे जो मौलाना ने समझाया यही हमारे इस्लाम में लिखा हुआ है, जबकि इस्लाम में ये बात है ही नहीं है। जो एक 5 बार का नमाजी जो सचमुच में धर्म को जानता समझता है और उसके मानवतावादी सारे गुणों को समझता है, हमारे ही आपके साथ लोग बैठे हुए हैं। अब इस विंग में किसकी क्या सोच हो जाए, हमारी क्या सोच हो जाए, मैं अपनी बात करता हूं। अगर हम डिस्ट्रक्टिव, तो आपने भी बहुत अच्छा सवाल किया कि ये घर में माता पिता होते हैं, कहीं कहीं मजबूरी हो जाती, बेबसी हो जाती। क्यों? क्योंकि अक्सर एकजुट जब होकर के कोई बात डिस्कशन में आता है, और उस डिस्कशन मैंने आज तक देखा है कि यहाँ 2 विंग चलता है। एक समस्या जब आप उधार देंगे तब तो ये कहा जाएगा कि ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम है। अब वो कहते क्या है, जो उनका इंटेलेक्चुअल विंग है उसका खेल समझिए। इस देश में बेरोजगारी है, इस देश में महंगाई है। अच्छा, बेरोजगारी, महंगाई, इन सारी चीजों की परिभाषा अगर बेस रूट से पूछा जाए वो नहीं बता पाएंगे। सवाल यहाँ पर यह है कि चलिए बेरोजगारी है, महंगाई, चलिए मान लिया बेरोजगारी है, महंगाई है, इस्लामिक राष्ट्र बनाने से क्या बेरोजगारी महंगाई खत्म हो जाएगी? और दूसरा मेरा सवाल यहाँ पर है, क्योंकि ये धर्म को लेकर के बात इसलिए आ रही है क्योंकि ये इस्लामिक राष्ट्र 2047 तक बनाने की बात जो दस्तावेज मिले हैं उनमें कही जा रही है। इस्लामिक राष्ट्र बना करके क्या साबित आप करना चाहते हैं? जिस तरह के दस्तावेज मिले हैं, और आपने उन दस्तावेजों में मैंने आपको विजुअल बाकायदा जब हम चर्चा शुरू कर रहे थे उससे पहले दिखाया था, उसके नीचे जो लाइन लिखी हुई थी, नोट फॉर सर्कुलेशन, यानी कि जो अगर ये आप बांटेंगे तो ये पुलिस के हाथ लग जाएगा, दूसरे के हाथ लग जाएगा, तो ऐसे में पर्दाफाश हो जाएगा। वो डर भी है कहीं ना कहीं। अब सरकारों की बात भी कर लेते हैं। दरअसल हिंदू मुस्लिम की बात लगातार होती रही है देश में, लगातार इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश भी लगातार की जाती रही है कि और इस तरह के आरोप भी सरकारों पर लगते रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि सरकार के कामकाज को देखें, क्या सरकार सचमुच भेदभाव कर रही है? अगर ऐसा है तो फिर जिस तरह से 3 तलाक की मैं बात करूं, 3 तलाक के जरिए 3 तलाक को हटा करके खत्म करके किस तरह से मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिलाया गया, और जब जो फ्री अनाज दिया जा रहा है वो ऐसा तो नहीं है कि केवल एक वर्ग को दिया जा रहा है, उसमें सभी वर्ग शामिल हैं। तो ये नफरत आई कहां से? फिर ये नफरत के लिए जब जगह कहां से बनती है? मैं आपको बताता हूं सोहन, और सचमुच में आज समय बहुत कम है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे इस न्यूज रूम लाइव के जरिए उठ रहे हैं जिस पर हम लोग निश्चित रूप से डिबेट करेंगे और इसी न्यूज रूम लाइव में। लेकिन एक बात है कि ये धर्म का मामला इसलिए आ रहा है क्योंकि तुष्टीकरण ने 70 सालों में जो एक माइंडसेट बनाया है, हमने जिसको अल्पसंख्यक, और एक ही बात मुझे पिछले 2-3 महीनों में अच्छी लगी और वो भी आंदोलन के रूप में कही गई थी। जमीयत उलमा हिंद के मैं नाम भूल रहा हूँ, शोएब जी अभी याद दिलाइएगा, वो जनरल सेक्रेटरी हैं और शायद अध्यक्ष भी बन गए। उन्होंने ये कहा था कि हम क्यों अल्पसंख्यक हैं, इस देश के दूसरे बड़े बहुसंख्यक समाज के लोग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अल्पसंख्यक शब्द को अगर खत्म कर दिया जाए और इस देश में हर एक नागरिक बराबर है, जिस दिन ये मान लिया जाए और जिस दिन तुष्टीकरण कि ऐसा नहीं करेंगे तो मुस्लिम नाराज हो जाएंगे। भाई देखिए, आप मानिए या ना मानिए, कुछ लोग समय की कमी है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा जो आपने जिक्र किया था। दरअसल आपने कहा अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का जिक्र होता है, ये शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता कि हम भारतीय हैं? क्योंकि अगर आप भारतीय हैं तो भारत में रह करके भारत के खिलाफ इस तरह की साजिश बिल्कुल भी रची नहीं जा सकती है। आखिरी सवाल आपसे लूंगा, शॉर्ट में लूंगा। सरकार योजनाएं चला रही है, सरकार सभी वर्गों के विकास के लिए लगातार कदम उठा रही है, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड भी बनाया गया है, तमाम तरह के कदम सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं। उन मौलानाओं को ये ताकत कहां से मिलती है कि इस तरह से भड़काएं लोगों को? जनता का स्नेह, जनता का उनके प्रति लगाओ आम। और ये बहुत अच्छा, फिर आपने एक बहुत महत्वपूर्ण शॉर्ट में सर यही प्रश्न है कि वो हम उनका बहिष्कार नहीं कर पाते, और यही कहते हैं ना कि जैसे हिंदू समाज में, आप ये बताओ, मैं खुल के ये समाज, अगर चारों शंकराचार्य, आप समझते हो सनातन को, अगर शंकराचार्य ने कह दिया हिंदुओं ऐसा ना करो, तो क्या आप मानोगे? अगर आपका रैशनल वो कहेगा तो आप कहोगे हाँ ठीक तो कह रहे हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं मान सकते।
वहां पर तो ना कहने का मतलब फिर तो आप समझ लीजिए, ये जो बहिष्कार करते हैं वो बहिष्कार की प्रक्रिया अगर हो जाए कि भाई देश के खिलाफ बोल रहे हो, इस आदमी को बहिष्कार कर दो, तो अपने आप चीजें शुद्ध हो जाएंगे। और बहुत अहम बातें आपने कही, लेकिन समय का अभाव है, आपको मैं यहां पर रोक रहा हूं। तो जिस तरह से फुलवारी शरीफ में जो कुछ भी हुआ है, उस घटना के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों पर हमने न्यूज रूम लाइव में एक एक करके चर्चा करने की कोशिश की है, लेकिन एक सवाल जो सबसे बड़ा सवाल है सुरक्षा एजेंसियों के सामने, इस देशवासियों के सामने, कि आखिर ऐसी आतंक की कितनी पाठशालाएं देश में चल रही हैं और देश के किन किन हिस्सों में चल रही हैं। सवाल बड़ा है, गौर से सोचिएगा, विचार कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में इस न्यूज रूम लाइव की चर्चा को लेकर के जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए न्यूज रूम लाइव में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।